हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न पीरियड। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न किंग्स के बारे में, उनकी चीजों लाइफ के बारे में। कुछ खास चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उनका नाम क्या कर गई हैं, इतिहास में अंकित कर गई हैं। तो हाँ, आज हम बात करने वाले मॉडर्न किंग्स के बारे में। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। भाई विष्णुगुप्त कौन थे, उनका क्या रोल था, क्या गाइडेंस दी, क्या परिकल्पना करी, लेके चलेंगे आपको बिंदुसार पे, बिंदुसार की ख्याति की बात करेंगे। और फाइनली हम एंड कहां करेंगे, आज अशोक पे करेंगे। अशोक के बारे में देखेंगे कि भाई उनके कौन कौन से रॉक एडिक्ट थे, उनको फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, क्या कैसी चीजें हैं इंटरेस्टिंग सी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहली बात करते हैं मौर्यन किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर के बेसिकली फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये क्या थे? ये जैन अनुयायी थे। क्या थे ये? जैन अनुयायी थे, मतलब ये जैनिज्म को फॉलो करते थे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से पैटर्निश दिया था इन्होंने जैनिज्म को। तो कहीं ना कहीं बात ये है कि बेसिकली जो जैन टेक्स्ट है वो तो इनको क्या बोलते हैं कि क्षत्रिय थे। ये कहीं ना कहीं क्या थे? क्षत्रिय थे। पर जब हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात करते हैं या जब हम इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय नहीं बताया जाता, दूसरी अदर कास्ट का बताया जाता है, इनको मोर पालक बताया जाता था, तभी 10 हिज सरनेम मौर्य। ठीक है, खैर अब हम इन चीजों में नहीं पढ़ेंगे कि ये कौन से वर्ण से हुआ करते थे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब इस आदमी ने कमाल कर दिया और इस आदमी ने जो कमाल कराया ना उसकी वजह से इसका नाम इतिहास में है। तो चलिए देखते हैं इनके ना क्या कमाल करा। तो बेसिकली इनकी सबसे पहले बात होती है या इनको मिलते हैं विष्णुगुप्त। कौन मिलते हैं आपके? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बेसिकली क्या थे? ये वही विष्णुगुप्त थे जिनको किसने हंसी मजाक करके निकाल दिया था अपने दरबार से? धनानंद ने निकाल दिया। तो धनानंद क्या था? बेसिकली ट्रैवल कर रहा था, एक इंसान की सर्च में था कि जिसको वो क्या बना सके, अखंड भारत का राजा बना सके, अखंड भारत का शासक बना सके। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक क्षत्रिय क्लैन इनको देखने को मिलती है, वहां इनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो बहुत ही अच्छे सुलक्षण हुआ करते थे, बहुत अच्छे उनके एट्रीब्यूट्स हुआ करते थे, चीजें थी। तो कहीं ना कहीं चाणक्य को लगा या विष्णुगुप्त को लगा कि यार ये इंसान जो है ये कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, पूरे इंडिया पे राज कर सकता है। तो धीरे धीरे उसको गाइड करने लग गए और फाइनली उसको इतना गाइड कर दिया कि इसने क्या करा, 322 बीसी में क्या करा, इसने धनानंद से लड़ाई कर ली। क्या कर ली? धनानंद से लड़ाई कर ली कि भाई साहब धनानंद अब जो है ना बस खत्म कहानी तुम्हारी। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, इसके पीछे बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फोक स्टोरी भी है। कहते हैं कि जब इन्होंने शुरू में अटैक करा था, जब इन्होंने प्राइमरी अटैक करा था तो सबसे पहले कहां अटैक करते थे? सीधा पाटलिपुत्र पे। अब पाटलिपुत्र क्या थी? कैपिटल हुआ करती थी। भाई अब कैपिटल तो जाहिर सी बात है पूरे के पूरे एम्पायर के सबसे क्या रहेगी, सिक्योर जगह रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि भाई वहां पे कौन है? आपका राजा है, आपका शासक है, मेन हेड ऑफ द स्टेट है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये अटैक फेल हो जाता है और ये लोग रुड़की लगा देते हैं, करना भैया अब जान बचा के भागो, जान है तो जहान है। ठीक है, तो क्या होता है, कौटिल्य एक कुटिया के पीछे छुप जाते हैं। तो वहां पे एक बूढ़ी अम्मा रहती है, अपने पोते को या नाती को आवाज देती है, कहना बेटा खिचड़ी बन गई, खा ले। ठीक है, बच्चा आता है, खिचड़ी के बीच में से चम्मच उठाता है और जैसे ही मुंह में रखता है तो बोलता है ये तो बहुत गर्म है। तो उसको फिर अम्मा समझाती है या उसकी नानी समझाती, दादी समझाती है कि बेटा जो भी चीज गर्म होती है ना हमेशा वो बीच में गर्म होती है, इसलिए हमें हमेशा कोनों से खाना चाहिए या हमें साइड से खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां से क्या कह रहा, चाणक्य जो उनकी बातें सुन रहा था उन्होंने उससे इससे बहुत अच्छी सीख ली और उसने क्या करा, सीमावर्ती राज्यों पे या सीमावर्ती जो उसकी बाउंड्रीज हुआ करती थी वो वाली टेरिटरी उसने अंडर लिया और इसमें हेल्प करी उन्होंने किसकी? प्रवर्तक जो कश्मीर के रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने किसकी हेल्प करी? चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, जो डिसाइसिव बैटल हुआ वो 322 बीसी में हुआ वर्सेस धनानंद, जिसमें क्या प्रवर्तक जो किसके शासक थे, कश्मीर के शासक थे, उन्होंने किसकी हेल्प करी? चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी। और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, धनानंद को यहां पे डिफीट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर बेसिकली क्या था, आपका कमांडर हुआ करता था, एक जनरल हुआ करता था, किसका? अलेक्जेंडर का। किसका हुआ करता था? अलेक्जेंडर का था। तो जब अलेक्जेंडर वापस गया, जब उसकी आर्मी ने ब्यास नदी क्रॉस करने से मना कर दिया, तो सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया गया था, आपका कुछ एरिया दिया गया था जो कि इंडिया या पाकिस्तान साइड पर उन्होंने क्या करा था, कैप्चर करा था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर से 305 में इनका बैटल होता है, सेल्यूकस हार जाता है। पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये चंद्रगुप्त सोचता है कि भाई ये मेरी कहां बैठा है, मेरी बाउंड्री पे बैठा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, कभी भी अटैक कर सकता है, राइट। ये भाई देखो ऐसा तो है नहीं, इतिहास हमको हमेशा ये सिखाता है कि भाई जो एक बार हार गया जरूरी नहीं वो जीवन में हारा हुआ ही रहे। ठीक है, मोहम्मद गौरी को देख लीजिए, भाई पृथ्वीराज फर्स्ट ने हराया,
बट अल्टीमेटली उसने कम बैक करा और पृथ्वीराज को हराया, राइट। तराइन के पहले और दूसरे युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त को लगा कि यार इससे कुछ ना कुछ एक टाइप का रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। अगेन हम किसकी बात करेंगे, बिंदुसार के इसने आइडियोलॉजी अपनाई और इसने क्या करा, अपना हाथ जो है या उसकी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना जो है उसका हाथ उससे मांगा कि कल ना भैया एक काम करो, हम जो है हमारे दो साम्राज्य जो हैं क्या करेंगे, एक मैट्रिमोनियल रिलेशन में हम बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगी और हमारी भी रहेगी। बट यहाँ पे फायदा किसका हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ, क्योंकि क्या करते थे वो अपनी बाउंड्री सिक्योर करना चाहते थे। वो जहां से रेगुलर अटैक हो सकते हैं वहां से वो क्या करना चाहते थे, अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे। भाई देखिए, मैं एम्पायर की बात करता हूं, एक्सपेंशन की, एक्सटेंशन की बात करता हूं, तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया इनके पास था इस टाइम पे, मतलब नर्मदा घाटी से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नर्मदा घाटी से ऊपर वाला एरिया जितना भी हुआ करता था वो किसका हुआ करता था, अपने चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ करता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, ये एक्सपेंशन में भी बहुत आगे हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि एक ही पॉसिबल जगह ऐसी है कि जहां से अटैक बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है, ठीक है। भाई ऊपर तो हिमालय आ गए, बाकी तो समुंदर है, नीचे के लिए लोग जाएंगे नहीं क्योंकि इंटरेस्टेड ही है ना, नीचे वाले ऊपर में इंटरेस्टेड है ना ऊपर वाले नीचे में इंटरेस्टेड है। भाई एक ही बाउंड्री बचती है, हमारी वेस्टर्न बाउंड्री बचती है, तो वो उसको सिक्योर करना, और आज भी वेस्टर्न बाउंड्री को सिक्योर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ही जरूरी है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर हम बात करते हैं, तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, हेलेना से शादी करी। हेलेना कौन थी, इनकी बेटी थी, किसकी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, ठीक है। और तो और ऐसा कहा जाता है कि शादी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट करे। क्या करे, 500 हाथी जो वॉर एलिफेंट्स थे वो गिफ्ट करे। चलिए आगे देखते हैं, अब इनके नाम देखते हैं कि भाई हमको क्या है। देखिए अब क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर का ये हो गए दामाद, क्या हो गए, सेल्यूकस निकेटर के हो गए दामाद। अब जाहिर सी बात है भाई, सेल्यूकस निकेटर तो ग्रीक आदमी है, वहां पे ग्रीक स्कॉलर्स भी रहेंगे, तो अब ग्रीक स्कॉलर्स कहां आएंगे, इंडिया में आएंगे। किसके बारे में लिखेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में लिखेंगे, राइट। तो जब चंद्रगुप्त के बारे में ये लोग लिखते हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपने नाम दिए हैं या आपने कहीं ना कहीं एक डिफरेंट नेम यूज करा है, ठीक है। क्या यूज करा है, डिफरेंट नेम यूज करा है। तो सबसे मोस्ट कॉमन ग्रीक नेम जो हमको किसका देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का देखने को मिलता है, वो है सेंड्रोकोटस। क्या है, सेंड्रोकोटस। इसको कहते हैं स्ट्रैबो ने, एरियन ने और जस्टिन ने जो है ये नाम दिए हैं। किसने दिए हैं, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। जस्टिन की बात करूं तो जस्टिन तो इनके बेटे भी रह चुके हैं, ठीक है। खैर रह चुके तो क्या बेटे थे, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसको किया। भाई देखिए, जब उन्होंने ग्रीक टेक्स्ट पढ़े तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ब्रैकेट में चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस ब्रैकेट चंद्रगुप्त मौर्य तो लिखा नहीं होगा, राइट। सिर्फ क्या नाम लिखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नाम लिखा होगा। तो क्या इस सेंड्रोकोटस की जो पहचान है कि भाई हाँ ये सेंड्रोकोटस किसके लिए रिफर करा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए रिफर करा जा रहा है, ये सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज करा, विलियम जोन्स ने करा। हमारे विलियम जोन्स ने करा, ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन रह चुके हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट नाम बात करते हैं एंड्रोकोटस की। ये एंड्रोकोटस नाम क्या दिया है, एपियान ने दिया है इनको। एपियान ने क्या लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ रोम नामक बुक लिखी है, बहुत ही बड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लूटार्क ने भी इनको क्या बोला है, एंड्रोकोटस बोला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट नाम की बात करते हैं, सेंड्रोकोप्टस। भाई देखिए ये कोटस है, ये कॉप्टस है, ठीक है। पी का फर्क आ जाता है। ये किसने दिया, नियार्कस ने दिया है इनको, नाम किसने दिया है, नियार्कस ने दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पालीब्रोथस, ठीक है। पाली मतलब पाली लैंग्वेज वाला ब्रोथस, ठीक है, पाली लैंग्वेज। तो ये किसने दिया है, स्ट्रैबो ने नाम दिया उनको, ठीक है। साथ ही साथ हमें इतिहासकार, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, इनको लिबरेटर के नाम से पुकारते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो थे इन्होंने पूरी की पूरी जनता को लिबरेट करा, एक ही छत्र छाया में लेकर आए, एक ही राज में लेकर आए। साथ साथ जो फॉरेन रूल था, जो सेल्यूकस निकेटर का उस टाइम पे इंडिया में फॉरेन रूल हुआ करता था, उसको भी इन्होंने हटाया, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लिबरेटर भी हम बोलते हैं। सबसे कॉमन नाम क्या हो जाता है, सेंड्रोकोटस हो जाता है। क्यों हो जाता है कॉमन, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इनको बोला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट करा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या करा, जैनिज्म अडॉप्ट करा। साथ ही साथ इनको जैनिज्म की दीक्षा किसने दी या शिक्षा किसने दी, तो वो भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु। हाँ जी, वही भद्रबाहु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो क्या थे, जो आपके दिगंबर के फाउंडर थे, या दिगंबर कल्ट के या दिगंबर पंथ के क्या थे, फाउंडर हुआ करते थे। तो इन्हीं जो भद्रबाहु है, इन्होंने क्या करा था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के पास अप्रोच करा, उनसे बात करी और कहीं ना कहीं उनको जैनिज्म की शिक्षा दी या जैनिज्म की टीचिंग्स दी, राइट। इसको बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं कि एक इंसान जब टीचिंग्स लेता है और फिर उस रिलीजन में चले जाता है तो हम उसको बोलते हैं दीक्षा, दीक्षा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करें, इन्होंने दीक्षा दी, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी, किसकी, भाई आपके जैनिज्म की। और अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट करा, पैटर्नेज करा, उसका संरक्षण दिया और साथ ही साथ उसको फैलाने में भी बहुत मदद करी। तो इसलिए बेसिकली क्या है, जैनिज्म जो है अपने टेक्स्ट में तो ग्लोरीफाई तो करेगा ही करेगा। भाई एक ऐसा राजा है जो कि कहीं ना कहीं ही इज अ कंटेंडर ऑफ होल इंडिया,
भाई वो ऐसा इंसान है जो कि पूरे के पूरे इंडिया को कैप्चर कर सकता है, पूरे के पूरे इंडिया पे रूल कर सकता है। अगर ऐसा राजा उनका रिलीजन फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे राजा की गाथा तो वो बहुत ही ग्लोरी में गाएंगे, उनको पता नहीं मतलब क्या क्या तो नहीं बता देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल ग्लोरिफिकेशन, ये सब ग्लोरिफिकेशन करना जरूरी हो जाता था, और खासकर ऐसे इंसान के लिए जो कि कंटेंडर है बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं। तो जब भाई हेलेना की शादी होती है, ये होती है, तो वहां से ग्रीक हिस्टोरियन आता है, क्या नाम से, मेगास्थनीज। क्या नाम से, मेगास्थनीज। किसका एम्बेसडर रहता है, ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर रहता है, भाई दूत रहता है। और सेल्यूकस निकेटर की तरफ से कहां आता है, ये पाटलिपुत्र आता है। और इसकी जो बुक है इंडिका, दिस इज वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ये जो है बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है किस चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा डिटेल या सबसे फीचरिस्टिक बात करूं इस बुक की तो बेसिकली हमको किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर सिटी पाटलिपुत्र का देखने को मिलता है, और बहुत ही डिटेल में हमको देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा यहाँ पे हमको सामाजिक नॉलेज भी मिलती है भाई, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, तो ऑफकोर्स सी बात है, सभी नॉलेज हमको मिलती है। तो अब जैसा हमारे 4 वर्ण हुआ करते थे, भाई मेगास्थनीज ही बोलता था कि 7 हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। और ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। किसको, मेगास्थनीज को बोला जाता है, क्योंकि यही थे जिसने इंडियन हिस्ट्री जो है हमारे यहाँ की वो प्रॉपरली क्रमबद्ध तरीके से डेट के साथ विद प्रॉपर एविडेंसेस इन्होंने रिकॉर्ड करना चालू करा। जो भी देखा इन्होंने क्या करा, रिकॉर्ड करना चालू करा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इन लोगों इन्हें संलेखना ली थी। ठीक है, संलेखना बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है आज की डेट में, कहीं ना कहीं इसको बैन जरूर करा हुआ है। तो संलेखना बेसिकली ऐसी प्रैक्टिस होती है कि ये क्या करते हैं, जो जैन्स होते हैं, जो ज्यादातर क्या करते हैं, एक आध्यात्मिक की तरफ चले जाते हैं। तो एक टाइम के बाद आदमी को क्या करना चाहिए, भाई ईश्वर में मन लगाना ही चाहिए। तो क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, गुफा में चले जाते हैं। क्या करते हैं, गुफा में चले जाते हैं, और धीरे 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 करके ये अपना खाना कम करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, अपना खाना जो है, जो डेली इंटेक होता है फूड का, उसको कम करने लग जाते हैं। एंड अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है कि जब ये सिर्फ मेडिटेट करते हुए रहते हैं और इनके प्राण इनकी बॉडी से निकल जाते हैं। क्या होता है, इनके प्राण जो है इनकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, दिस इज बेसिकली सुइसाइड। ठीक है, इसको क्या है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अगेंस्ट माना गया है, बट कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर है तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस प्रैक्टिस पे कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है फिलहाल के लिए। बट उस टाइम पे क्या था, ये एक बहुत ही शुद्ध तरीका माना जाता था। क्या करें, बहुत ही रिलीजियस तरीका माना जाता था। हमारे यहाँ पे क्या करते थे इसको, भाई जो है उन्होंने समाधि ले ली। ठीक है, तो ये बेसिकली वो समाधि टर्म ही है, जो पर कहाँ ये जैनों में आता है, किस में आता है, जैन्स में आता है। तो इन्होंने संलेखना ली। ठीक है, कौन सी केव्स में ली, आपके चंद्रगिरी हिल्स के केव्स में ली। चंद्रगिरी हिल्स जो है आपके श्रावण बेलगोला मैसूर कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ के किसी एक केव में उन्होंने क्या करी, संलेखना ली, और फाइनली वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद इनके सक्सेसर हुए बेसिकली बिंदुसार। कौन हुए, बिंदुसार हुए इनके सक्सेसर। ठीक है, अब बिंदुसार के भी क्या है, बिंदुसार के एक बहुत ही एबल्ड रूलर था, और इसी के टाइम पे मैक्सिमम एक्सपेंशन मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर अगर किसी के टाइम पे हुआ है तो वो बिंदुसार के टाइम पे ही हुआ है। बस इनके पास क्या नहीं था, इनके पास साउथ इंडिया नहीं था, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय जो चेल चोर पांड्या जो हुआ करते थे, जो इनको बहुत ही अपना अच्छा दोस्त माना करते थे, और इनके पास कलिंग नहीं था। ऑफकोर्स सी बात है, कलिंग किसने जीता, हमारे अशोक ने जीता। और इनके पास नॉर्थ जो हमारा था कश्मीर वाला इलाका था वो नहीं था। ठीक है, बट ऑल दो आफ्टर उसके अलावा जो पूरा का पूरा भारत है, ठीक है, मतलब आप यहां तक आप अफगानिस्तान भी ले लो, पाकिस्तान भी ले लो, भाई इधर की बात करें तो म्यांमार भी ले लो, बर्मा भी ले लो। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी हमको क्या देखने को मिलती है, राम कथाएं देखने को मिलती है, गणेश जी की पूजा होती है। तो इसलिए जो है बेसिकली इसका एक्सटेंड जो था, इसने सबसे ज्यादा एक्सटेंड करा है अपने रूल का, अपने एक्सपेंशन का, अपने पूरे के पूरे शासन का। ठीक है, हम बात करते हैं इनके नाम के बारे में। जाहिर सी बात है भाई, इनके भी क्या थे, नाना कौन थे, भाई आपके सेल्यूकस निकेटर थे। तो इनके टाइम पे भी क्या हुआ कि बहुत सारे क्या हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव या एम्बेसडर्स आए, कई लोगों ने इनके बारे में लिखा और इनको कई नाम दिए। तो इनके नाम देखते हैं, अमित्र घात जो है इनको हिंदी में बोला जाता है, और ग्रीक में बोला जाता है इनको अमित्र चेटस।
क्या बोला जाता है, अमित्रचेटस। किसने दिया था, ये ग्रीक्स ने नाम दिया था। अमित्रचेटस इसलिए बोला जाता है कि जो इनका मित्र नहीं है उसके लिए ये बहुत घातक है। क्या है, उसके लिए ये बहुत घातक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंह सेन की बात करते हैं। सिंह सेन इनको कहां देखने को मिलता है, तो ये जैन टेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है, नाम इनका क्या, सिंह सेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भद्रसार की। भद्रसार इनको जो है, इनको वायु पुराण में नाम दिया गया है, क्या, भद्रसार। क्या नाम दिया गया इनको, भद्रसार नाम दिया गया। और ये जो थे ये आजीवक थे। क्या थे, ये आजीवक पंथ जो थे मखलीपुत्र गोसाल का, उसको ये क्या करते थे, फॉलो करा करते थे। ठीक है, ये बेसिकली ना हिंदुइज्म, भाई देखिए हिंदुइज्म तो थे, अपने ब्राह्मणवाद तो थे ही, बट ब्राह्मणवाद में भी किसको फॉलो करा करते थे, ये आजीवकों को करा करते थे। तो ये जैन या बुद्ध नहीं थे, बट ये हाँ सबको समान मानते थे, सबको एक मानते थे। रिलीजियस टॉलरेंस बहुत था इनके टाइम पे। खैर आगे बात करते हैं, इनके यहाँ पे भी कुछ क्या हुए, बहुत सारे एम्बेसडर्स आए। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइमैकियस की। डाइमैकियस जो है वो सीरियन किंग एंटीओकस वन ने भेजा था। किसने भेजा था, सीरिया के जो राजा हुआ करते एंटीओकस वन, उन्होंने भेजा था डाइमैकियस को। और इसको सक्सेसर ऑफ मेगास्थनीस माना जाता है। मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य निकला अपने राज्य से, तो कहीं ना कहीं मेगास्थनीस जो थे उस टाइम पे ऑलरेडी वो ओल्ड थे, जब बेचारे जब आए थे वो ऑलरेडी ओल्ड थे। तो कहीं ना कहीं जब उनके जाने के बाद अगर इंडिया की हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली किसने लिखी है, मेगास्थनीस का सक्सेसर अगर किसी को कहा जाता है तो वो डाइमैकियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डाइमैकियस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनोसियस की। किसके, डायनोसियस की बात करते हैं। ये जो थे ये बेसिकली इजिप्शियन किंग प्टॉलेमी फिलाडेल्फियस ने भेजा था। किसने भेजा था इसको, इजिप्शियन किंग प्टॉलेमी फिलाडेल्फियस। बेसिकली क्या था, डायनोसियस के पीछे एक कहानी ये है कि इनसे जो है बिंदुसार ने क्या मंगाया था, ये अंजीर मंगाई थी, इनसे वाइन मंगाई थी और स्कॉलर मंगाए थे। तो इन्होंने क्या करा भाई, अपने क्या कि ठीक है यार कोई एक राजा है वो स्कॉलर मांग रहा है, तो कल हम स्कॉलर तो नहीं दे पाएंगे आपको, बट हाँ ये भाई वाइन रही, ये आपके अंजीर रही, और ये सब चीजें जो है इन्होंने भेजी थी। बट अल्टीमेटली जब इनको इनकी ख्याति का पता चला तो यस इन्होंने क्या करा, डायनोसियस को भेजा कि कल तुम जाओ वहाँ पे हमारा एम्बेसडर बन के, हमारे दूत बन के, वहाँ की आप चीजें देखो क्या है क्या नहीं है, ताकि हम यहाँ पे अगर कुछ बेटर हो सके तो हम इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इनके बेटे की, अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब देखिए अशोक के नाम पे भी बेसिकली हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे नाम मिलते हैं। खासकर इंडियन में ही हमको क्या कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत सारे इनके अलग अलग अभिलेख जो है, इंस्क्रिप्शंस जो है उनमें अलग अलग नाम मिलते थे। तो जो मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं, जो मेजर नाम पाए गए हैं इनके, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो हमको अशोक नाम मिलता है वो हमको कहाँ मिलता है, मक्सी माइनर रॉक एडिक्ट में मिलता है। किस में मिलता है, मक्सी माइनर रॉक एडिक्ट में मिलता है। नेक्स्ट जब बात करते हैं देवनाम प्रिय की बात करते हैं, तो देवनाम प्रिय कहाँ मिलता है, हमको गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट। ये बेसिकली देखो मक्सी, गुर्जरा, निट्ठूर, उडेगोलुम, भराभरूत और बराबर की केव्स, ये सब प्लेसेस हैं। क्या है, ये सब जगह हैं। और यहाँ पे हमको क्या मिली है, रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, मतलब इनमें पत्थरों में गड़ा हुआ कुछ संदेश है और उस संदेश पे अंडरसाइंड है क्या, ये वेरियस नाम। ठीक है, इनमें से कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है भाई, ऑफकोर्स अशोक को पता ही है कि भाई इंपॉर्टेंट है, देवनाम प्रिय भी इंपॉर्टेंट है, राजा अशोक इंपॉर्टेंट है, प्रियदासी राजा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, प्लेसेस हैं, प्लेसेस के साथ साथ उनके नाम से। तो देखिए अशोक कहाँ मिलता है, हमको मक्सी में मिलता है, हमको देवनाम प्रिय कहाँ मिलता है, गुजरा में मिलता है, हमको राजा अशोक कहाँ मिलता है, तो निट्ठूर में मिलता है। राजा अशोक देवनाम प्रिय हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो उदय गोलुम में देखने को मिलता है। प्रियदासी राजा मगध, प्रियदासी राजा मगध कहां देखने को मिलता है, तो भराबरू बैराट में हमको देखने को मिलता है। प्रियदासी राजा की मैं बात करूं तो बराबर के केव्स मिलता है, बराबर गुफाओं में हमको इनका ये नाम मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जब करा करते थे तो कहीं ना कहीं इनकी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। कहीं ना कहीं इनको बहुत सारे नाम दिए गए और ये इन्होंने खुद नहीं नाम लिखे, किसी और ने नहीं लिखा। ठीक है भाई, देखिए ये एक टाइप से आपकी ग्लोरी को, आपके नाम को फैलाने की। भाई अब देख मैं बात करूं जैसे देव नाम प्रिय, मतलब देवों को जो नाम प्रिय है, ठीक है, देवों को जो नाम प्रिय है वो क्या है, मेरा नाम है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक संज्ञा दी गई है, एक एडजेक्टिव यूज करा गया है, किसके लिए, अशोक के लिए। खुद ने यूज करा है कि कहीं ना कहीं जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है पब्लिक में वो बढ़ता रहे, क्या रहे, बढ़ता रहे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और नाम है। हमको प्रियदासी मिलता है, कहां से, आपके कांधार मेजर रॉक एडिक्ट से मिलता है। अशोक मौर्य नाम देखने को मिलता है, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको यहाँ पे उसका प्रॉपर नाम देखने को मिल रहा है, या प्रॉपर कहीं ना कहीं फुल नेम देखने को मिल रहा है। तो कहां से मिल रहा है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक वर्धन नाम हमको कहां से मिलता है, तो पुराणों से हमको क्या नाम मिलता है, उसका अशोक वर्धन नाम मिलता है। ठीक है, अर्ली लाइफ की बात कर रहे हैं तो क्या था, ये बेसिकली आर्यपुत्र हुआ करते थे। क्या होते थे, ये आर्यपुत्र हुआ करते थे और इनको क्या था, तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ। क्या हुआ, तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली रिवोल्ट आपको एक और नाम से देखने को मिल जाएगा, क्या, उत्तरापथ।
ठीक है, उत्तरापथ के नाम से देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, जब हम नॉर्थ ट्रेड या नॉर्थ कॉमर्स की बात करते हैं, तो तक्षशिला क्या हुआ करता था, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी भाई। ट्रेड कॉमर्स की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन में सबसे पहले तक्षशिला ही हुआ करता था, राइट। तो इसको क्या बोलते थे, उत्तरापथ बोलते थे, मतलब उत्तर का जो प्रदेश था या उत्तर का जो पथ हुआ करता था उसको ये बोला करते थे। जब हम दक्षिणापथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उज्जैन की, ठीक है। उज्जैन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम दक्षिणापथ की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बेसिकली इनकी अर्ली लाइफ क्या थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि उत्तरापथ में या तक्षशिला में एक रिवोल्ट हुआ, जिसको बिंदुसार ने क्या करा कि भाई अशोक एक काम करो, तुम जाओ और क्या करो, इस रिवोल्ट को शांत करो, ठीक है। तो ये गए भाई, अपनी फादर की ब्लेसिंग ली, गए थोड़ी बहुत आर्मी लेके और इन्होंने फाइनली उस रिवोल्ट को शांत करा। और इससे इंप्रेस होकर क्या करा, इनको तक्षशिला का गवर्नर बना दिया। क्या कर दिया, तक्षशिला का गवर्नर बना दिया कि करना यार एक काम करो, आरोप तो तुम वहीं रहो और कहीं ना कहीं क्या है, वहीं का वहीं राजपाट देखो, वहीं का गवर्नर तुम बने रहो। नेक्स्ट हम बात करते तो इनको अवंती का गवर्नर बना गया था। अवंती बेसिकली क्या, आपके एमपी वाला एरिया हो गया, जो महाजनपद अवंती कैप्चर हुआ था ना, वो ये वाला अवंती है, ठीक है। तो अवंती का जब इनको गवर्नर बनाया गया, ठीक है, तो यहीं पे कहीं उनको कहीं मन लग गया, एक आप कह लीजिए शादी वादी हो गई। खैर आगे देखेंगे उसको क्या। मदर की बात करते सुभद्रांगी इनकी मदर का नाम था, ठीक है। चलिए वाइफ के बारे में देखते हैं। पहला नाम जो हमको देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन नाम देखने को मिलता है, दैट इज देवी। देवी जो थी आपके विदिशा जिले से थी। कहां से, एमपी से। तो विदिशा को क्या माना जाता है, ससुराल माना जाता है किसका, अपने अशोक का। किसका माना जाता है, अशोक मौर्य का क्या माना जाता है, ससुराल माना जाता है। इनसे दो बच्चे हुए, एक महेंद्र इनका बेटा हुआ और एक संघमित्रा हुई इनकी डॉटर। तो इन दोनों को क्या था, अशोक ने क्या कर दिया था, जब बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था अशोक ने, तो इन दोनों को कहां भेज दिया था, इनको श्रीलंका भेज दिया था कि अब क्या है, तुम वहां जाओ, वहां पे तुम क्या करो, बुद्धिज्म का प्रचार करो, वहीं रहो और वहीं पे कहीं करो, बुद्धिज्म का पूरा प्रचार करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और हमें नाम मिलने को मिलता है त्रिशता, ठीक है। क्या नाम मिलने को मिलता है, त्रिशता जो है वो दिव्यवादन एक किताब है, उसमें हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें कारुवती की। कारुवती बेसिकली जब हम रानी का अभिलेख पढ़ते हैं या हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये ही एकलौती वाइफ हुआ करती थी, किसकी, अशोक की। अब देखिए ये एक ही कॉमन नाम जो है आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या करा, एक बहुत बढ़िया से एक पत्थर देखा, चट्टान देखा, ऊपर 4 लाइन लिख दी और नीचे मेरा अंडरसाइन कर दिया। एक नया रूलर आया, उसने कहा हाँ यार ये क्या, मतलब और ये तो मजा आ गया। तो अब वो क्या करेगा, वो भी अपना नीचे इंस्क्रिप्शन लिखेगा और नीचे अपना अंडरसाइन कर देगा, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, कई जगह होता है कि आपको कई अभिलेखों में कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और कई सारे राजाओं के बारे में जो है हमको एक ही कॉमन जगह इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसलिए जो रानी का अभिलेख है, बेसिकली अब क्या हुआ, इस वाले पार्ट को क्या बोला गया, रानी का अभिलेख बोला गया, इस वाले पार्ट को क्या बोला गया, कुछ और बोला गया, राइट। तो जो रानी का अभिलेख है या फिर जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, वहां से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो कारुवती हुआ करती थी वो उनकी इकलौती वाइफ थी। पद्मावती की बात करते तो ये कुणाल की मदर थी, जो कुणाल सक्सेसर हुए थे किसके, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के, उनकी वाइफ, उनकी मदर हुआ करती थी, क्या थी, पद्मावती। खाली इसकी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है। हाँ कुणाल की जरूर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है, बट कारुवती, त्रिशता और देवी जो है ये भी और वाइफ्स का नाम हमको देखने को मिलता है। बट यस देवी जो है, देवी बहुत ही मोस्ट कॉमन नाम है और देवी का नाम बेसिकली संघमित्रा। और जब हम बात करते हैं महेंद्र की, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं देवी का नाम भी हमको देखने को मिलता है और ये ऑथेंटिक मोस्ट माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, रिलीजियस वर्क की बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या थे, ये एक ब्राह्मण हुआ करते थे, ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। साथ ही साथ अपने फादर उनके जो आजीवक हुआ करते थे, तो आजीवकों के लिए इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई, ठीक है, 4 गुफाएं बनवाई, ठीक है। और इसको कहाँ मेंशन करा, अपने 7वें पिलर एडिक्ट में, या स्तंभ अभिलेख जो है, इसको बोलते हैं क्या, स्तंभ अभिलेख, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ अभिलेख बोलते हैं हम, बेसिकली पिलर एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जब इनकी बात होती है, इनकी कलिंग वॉर की जब बात होती है, तो ये कलिंग वॉर का रिजल्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनका बहुत मन विचलित होता है और कहीं ना कहीं क्या है, अपनी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेकर आते हैं लाइफ में, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में। और वहीं पे क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बुद्धिज्म चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बुद्धिज्म चाहिए। और इनको बुद्धिज्म की दीक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले, बुद्धिज्म के बारे में बताने वाले कौन थे, उपगुप्त थे। क्या थे, उपगुप्त थे, ठीक है। तो फाइनली जब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बेसिकली बुद्धिज्म की टीचिंग अशोक को किसने दी, तो आपके उपगुप्त ने दी। किसने दी, उपगुप्त ने दी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑफकोर्स ये हमने बात करी ली कि महेंद्र संघमित्रा को कहां भेजा था, इन्होंने श्रीलंका भेजा था, किसके लिए, भाई स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए। चलिए आगे देखते हैं, मेजर इवेंट्स इन अशोकास लाइफ। अशोक की जीवन में मेजर इवेंट्स देखते हैं। तो हम सबसे पहली विक्ट्री देखते हैं कि कश्मीर और खेता विक्ट्री जो है ये 7th ईयर ऑफ कोरोनेशन में करी थी। क्या करी थी, 7th ईयर ऑफ कोरोनेशन में करी थी। इसकी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है,
तो राज तरंगिणी से मिलती है। राज तरंगिणी एक किताब है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट एंशिएंट एरा, ठीक है, टू द मोस्ट मॉडर्न एरा। ये बेसिकली किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी। किसने लिखी है? आपके कल्हण ने लिखी। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि जो श्रीनगर है वो किसने बसाया था? आपके अशोक ने ही बसाया था। श्रीनगर किसने बताया था? आपके अशोक ने ही बसाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलिंग वॉर के बारे में कि कलिंग वॉर इनके जीवन के कौन से साल में हुआ? तो 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन में क्या होता है? इनका कलिंग वॉर होता है। फर्स्ट ट्रैवल टू बोध गया, तो 10th ईयर ऑफ कोरोनेशन में इनका क्या है? फर्स्ट ट्रैवल टू बोध गया है कि भाई अब देखिए इन्होंने क्या करा, देखिए 8वें साल में क्या हुआ? कलिंग वॉर हुआ। तो जाहिर सी बात है इन्होंने क्या करा? बुद्धिज्म अडॉप्ट करा। बुद्धिज्म अडॉप्ट करा तो जाहिर सी बात है कुछ बुद्धिज्म के भी तीर्थ स्थल हैं। क्या है? तीर्थ स्थल हैं या फिर बहुत रिलीजियस प्लेसेस, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या था, जो बोध गया हुआ करता था, बोध गया में क्या हुआ था आपको सबको पता है कि इनको एनलाइटनमेंट मिला था एक बोधि ट्री के नीचे, तो इसलिए उस प्लेस को क्या बोला गया? बोध गया बोला गया। तो इनके फर्स्ट ट्रैवल टू बोध गया जो है इनके 10th ईयर ऑफ कोरोनेशन में होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ राजोग। राजोग क्या था आपका? बेसिकली एक कह सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था। तो वो 13th ईयर में उन्होंने अपॉइंट कराया अपने आप से, कहीं ना कहीं कुछ जुडिशियल अथॉरिटी जो थी वो डेलीगेट करके रजक को एम्प्लॉय करते हैं और क्या करते हैं? इनको एक जुडिशियल अथॉरिटी देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धम्म महामात्य के बारे में। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करें जब हम धम्म के बारे में बात करें। तो ये 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन में हुआ। लुम्बिनी ट्रैवल, लुम्बिनी में भी क्या है आपका? बर्थ ऑफ बुद्धा है। तो लुम्बिनी ट्रैवल में 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन में इन्होंने क्या करा? लुम्बिनी का ट्रैवल करा या लुम्बिनी इन्होंने विजिट करा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। अशोक के जो थे इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इंस्क्रिप्शन को क्या करा था अशोक ने? एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करा था कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए किसके बीच में? राजा के बीच में और प्रजा के बीच में। भाई बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा था? उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखना चालू करे थे, उन्होंने अभिलेख लिखना चालू करे थे। भाई पत्थर की शिला पे लिखते थे, केव्स में लिखा करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन हुआ करता था स्तंभ अभिलेख हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली क्या करा कि एक डायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहे, क्लैरिटी रहे कि भाई राजा क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है और क्या वो जनता समझ पा रही है कि नहीं पा रही है। तो एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के चक्कर में इन्होंने क्या करा था? बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे। क्या कर गए थे? बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा करे थे। क्या करे थे? सबसे ज्यादा करे थे। हालांकि इंडिया की जब बात करते हैं तो बाहिस्तान इंस्क्रिप्शन जब देखते हैं तो डारियस वन का नाम जरूर आता है, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जरूर रही होगी, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि भाई यही इन्हीं को कॉपी करा या इन्हीं से क्या करा इन्होंने चालू करा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी। क्या थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी, ताकि जो ये आमचाल की जो बोल भाषा है ये हुआ करती थी, ताकि क्या है कि कोई भी इंसान जिसके पास एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन होता है वो इसको समझ सके, इसको पढ़ सके। ठीक है, एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं, एक्सेप्शंस देख लेते हैं। कहां में देखने को मिलता है? कांधार में देखने को मिलता है, जो कि आपके आज की डेट में अफगानिस्तान में। यहाँ पे ग्रीक आर्माइक स्क्रिप्ट यूज हुई है। क्या हुई है? ग्रीक आर्माइक स्क्रिप्ट यूज हुई है, जिसको हम बोलते हैं शाने कूना। क्या बोलते हैं? शाने कूना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमको खरोष्टी देखने को मिली है। क्या मिली है? खरोष्टी देखने को मिली है। और इसको क्या कहां देखने को मिली है? तो शाहनवाज गढ़ी और मनसेहरा में हमको क्या देखने को मिली है? खरोष्टी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिले। आइए बात करते हैं उनके बॉर्डर इंस्क्रिप्शन के बारे में। बॉर्डर इंस्क्रिप्शन हमको कहा? चेल, पांड्या और चारिपुत्र जो इनके एरिया हुआ करते थे यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं? यहीं पे देखने को मिले हैं। स्मॉलेस्ट इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो रूपनदेही लुम्बिनी में आता है। कहां आता है? लुम्बिनी का आता है। यहीं पे बात हुई है। बेसिकली लुम्बिनी का है आपके रूपनदेही नेपाल में है। यहीं पे बात हुई है किसकी? बर्थ ऑफ बुद्धा की। यहाँ पे इसमें ये लिखा गया क्योंकि स्मॉलेस्ट इंस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक अलौता ऐसा एविडेंस है जहां से हमको पता चलता है कि भाई इसी प्लेस पे क्या हुआ था, किसका जन्म हुआ था? बुद्धा का जन्म हुआ था। तो बेसिकली इसमें ये लिखा है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ का जो लैंड रेवेन्यू है या जो लैंड टैक्स है उसको मैं कम करके 1/6 से क्या करता हूँ? 1/12 करता हूँ। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ मिलती है? रूपनदेही से मिलती है। बट इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपैक्ट कर जाती है या बहुत इंपॉर्टेंट आपको बन जाती है। मेजर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो टोटल 14 है जिनमें उन्होंने प्रॉपर चीजों को बारे में बताया है। तो आइए पहले पे देखते हैं क्या लिखा है। पहले में लिखा है बैन ऑन एनिमल किलिंग के बारे में दिया कि भाई जानवरों को मत मारो, जानवरों के साथ आप क्या करो? एक सिंपैथी दिखाओ, उनके प्रति एक क्या करो? सहानुभूति रखो और एनिमल जो है मारना, मांस वास खाना बंद करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल वर्क के लिए प्रमोट करते हैं या जो अपने जो लोग हैं, प्रजा है, उनको सोशल वर्क करने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। साथ ही बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं, आदमी और जानवर दोनों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे लिबरल बिहेवियर टुवर्ड्स ब्राह्मण्स। लिबरल बिहेवियर टुवर्ड्स
टुवर्ड्स ब्राह्मण्स। अब जब इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और कहीं ना कहीं इनके टाइम पे ब्राह्मणवाद भी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा था। अब जो वो वर्ड जो जिसके भगवान नहीं हुआ करते थे या जो रिलीजियस चीजें नहीं कर सकता था, अब उसके भी क्या हो गए, बुद्ध हो गए या जैन हो गए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, अब वो लोग ब्राह्मणों के साथ क्या करने लग गए, डिस्क्रिमिनेट करने लग गए और कहीं ना कहीं उनके साथ एक बहुत हार्श बिहेवियर करने लग गए। इसलिए इन्होंने बोला था कि क्योंकि मेरे साम्राज्य में शांति बनी रहे, कोई भी ऐसा टाइप का रिलीजियस स्पेशली रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं आए, तो इन्होंने क्या करा था, बोला था अपने लोगों को क्या कि भाई आप ब्राह्मणों के प्रति जो है लिबरल बिहेवियर करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं धम्म पॉलिसी के बारे में। पर क्या होता है, धीरे धीरे लोग क्या होता है, इतने सहनशील नहीं होते। भाई देखिए, एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ण है जो आप पे इतने साल तक जुल्म करता है और जब उसके पास अब पावर आई है तो जाहिर सी बात है वो भी आप पे जुल्म करेगा ही और उतने ही टाइम तक करता रहेगा। इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत ही इंस्टेबिलिटी आ रही थी। तो अशोक ने क्या करा, एक धम्म पॉलिसी लेकर आई। क्या बात करी, धम्म की पॉलिसी लेकर आई कि अब जो होगा हर एक व्यक्ति को क्या फॉलो करना होगा, धम्म फॉलो करना होगा। धम्म बेसिकली क्या था, कुछ गाइडलाइंस हुआ करती थी आपको एथिकल जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो इसको एज अ धर्म, देखिए धम्म क्या है, एक प्राकृत वर्ड है जिसको संस्कृत का ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं धर्म, ठीक है। तो धम्म जो है वो प्राकृत वर्ड है, किसके लिए, धर्म के लिए। तो ये अपना एक बेसिकली नया रिलीजन लेकर आए, धम्म पॉलिसी लेकर आए, जिसमें बेसिकली कुछ गाइडलाइंस हुआ करती थी जो हर एक इंसान को फॉलो करनी थी। और वो कुछ गाइडलाइंस ऐसी थी जो कि आपको बहुत ही एथिकल लाइफ जीने में क्या करती है, मोटिवेट करती है। जैसे कि भाई बड़ों का अपमान नहीं करना, हर एक रिलीजन की बराबर रिस्पेक्ट करना, अपने रिलीजन की ना बड़ाई करना ना बुराई सुनना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी 15 से 16 गाइडलाइंस हुआ करती थी जो कि इनको क्या करना था, फॉलो करना था। तो अब ये बेसिकली यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अब जो है यहाँ पे धम्म पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसको हर एक को फॉलो करना नेसेसरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धम्म महामात्य की। भाई ये धम्म बेसिकली धम्म को फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए जो अपॉइंट होता है ऑफिशियल, उसको हम बोलते हैं क्या, धम्म महामात्य। तो ये इन्होंने क्या करा था, अपने 5th इनको जो मेजर इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें धम्म महामात्य के अपॉइंटमेंट की बात करी गई है। 6th की बात करते हैं, धम्म महामात्य के ऑर्डर दिया गया है और लोगों को मैसेज दिया गया है क्या कि भाई ये धम्म महामात्य है, इनकी बात सुननी है और यही जो है आपको क्या करेंगे, धम्म की राह पे लेके चलेंगे। और ऑर्डर ये दिया था धम्म महामात्य को कि जो भी मेरा इंस्क्रिप्शन है धम्म के बारे में, आप इनको आने वाले लोगों को, मतलब जो आने वाले इंस्क्रिप्शन होंगे आप उनको समझाओगे, उनको लोगों को बताओगे और उन्हीं के बारे में उनको प्रीचिंग्स दोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मनी की बात करते हैं। तो ये बोलते थे कि जितने भी रिलीजियस सेक्ट है सब में हार्मनी बना के चलो, एक साम्राज्य में क्या करो, शांति बना के चलो, समृद्धि बना के चलो, ठीक है। यही इनका क्या है, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है। जो उनका 7th इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। 8th की बात करते तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा या धम्म यात्रा की बात करी गई है कि भाई एक काम करो, रिलीजियस लाइफ थोड़ा जियो और थोड़ा घूम फिरो जरा अपना, अब धर्म की ओर चलो। 9th में बात करते हैं, फोकस की बात करते हैं कि भाई अपना जो पूरे जीवन का फोकस है वो धम्म के अकॉर्डिंग करो। अब ये बुद्धिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अब ये किसको प्रमोट कर रहे हैं, धम्म को प्रमोट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th की। तो सुप्रीमेसी ऑफ धम्म बोला गया है कि मतलब जितने भी रिलीजन है उन सब में सुप्रीम क्या है, धम्म है। क्या है, धम्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म के बारे में। तो यहाँ पे धम्म को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा गया है, पूरी की पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको फॉलो करनी है, कैसे करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन के बारे में बात करती है। 13th बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में मिलती है, कलिंग वॉर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14th, तो पीपल को बोला गया रिलीजियस लाइफ जीजिए। अब जब हम इन इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, इन इंस्क्रिप्शन में जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, जनता जनार्दन है, उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करा गया है। और अशोक ने अपने आप को फादर, कि मतलब मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी ही संतान हो और इसीलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं या मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करो। तो इन्होंने क्या करा, एक डायरेक्ट रिलेशन बना लिया। भाई जैसा हमारे यहाँ मामा है, ठीक है, दीदी है, ठीक है, तो कल को बुआ आया, फूफा भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा एक पर्सनल जुड़ाव हो जाता है कि कहीं ना कहीं भाई जब हम शिवराज सिंह जी की बात करते हैं तो हम उनको प्यार से क्या बुलाते हैं, मामा बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इन्होंने भी यही करा कि जो अपना रिलेशन जो अपने प्रजा के साथ था, जो उनकी पॉपुलेशन के साथ था, उसको एक नाम दे दिया, उसको क्या कर दिया, एक प्रॉपर एस्टैब्लिश डिफाइन कर दिया कि भाई तुम क्या हो, मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी बात सुनना तुम्हें भी क्या है, जरूरी है। तो इसीलिए जो था इनके इंस्क्रिप्शन जो थे इतने फेमस हुए और इतने ही बेटर तरीके से हुए। तो ये सब बेसिकली देखिए, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी क्या हुआ, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बेटरमेंट के लिए हो गया, ठीक है भाई। उनको जैसे आप सांची की बात करते हैं, सांची में जो था अगेन कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे अशोक के द्वारा, तो एक पिलर पे लिख दिया उन्होंने,
ठीक है, कि भाई अब देखो ये मेरे डिस्क्रिप्शन हैं मॉन्क्स के लिए, भिक्षु के लिए, तो उनको ये फॉलो करना जरूरी है। आज भी जब आप सांची म्यूजियम जाएंगे तो वहां पे आपको वो कटा हुआ जो अशोक पिलर है वो देखने को मिल जाएगा, वहां पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिलर एडिक्ट्स की। इन्होंने जो अभी पिलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेजर पिलर एडिक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा जितने भी पिलर एडिक्ट हुए हैं वो सब ब्राह्मी में लिखे गए। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में लिखे गए, और कोई सी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं मेजर प्रयाग पिलर देखते हैं। ये कौशांबी में हुआ करता था, इसको अशोक कहां लेके गए? प्रयागराज लेके गए, मतलब अपने इलाहाबाद फोर्ट में इसको रीस्टैब्लिश करा। दिल्ली तोपरा की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसको कहां लेकर आ जाते हैं? दिल्ली लेकर आ जाते हैं। कहां से? टोपरा कला विलेज है एक दिल्ली के, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है खैर, तो वहां से कहां लेके गए? इसको प्रॉपर्ली किले में लेके गए। फिर अगेन दिल्ली मेरठ की बात करते हैं। ठीक है, कहां से लेकर आए? मेरठ से लेकर आए। कहां लेकर आए? दिल्ली लेकर आए। ठीक है, तो दो ऐसे पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? रिलोकेट करा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रामपुरवा की, लधोइया अरिराज की और लाहौरिया नंदगढ़ की। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये आपके बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं आज भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक। तो भरहू इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि भरहू इंस्क्रिप्शन में ऑफिशियली अशोक ने क्या करा है? अपने आप को मगध का क्या बताया है? राजा बताया। क्या बताया है? राजा बताया कि भाई ये जो भरहू इंस्क्रिप्शन है कि मैं अशोक मौर्य हूं, अशोक वर्धन हूं, जो भी मेरा नाम है अशोक हूं, मैं कहां का राजा हूं? मैं मगध का राजा हूं। अहरोरा इंस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं, यहां पे ऑफिशियली अशोक क्या बोलता है? अडैप्टेशन ऑफ बुद्धिज्म। क्या बोलता है? अडैप्टेशन ऑफ बुद्धिज्म, कि अब मैंने क्या कर लिया है? बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया है। जो हम आजीवकों की 4 हमने गुफाओं के बारे में बात करी थी, जो कि आपके 7वें पिलर में लिखी गई थी। ठीक है, उसके क्या क्या नाम थे? तो एक गुफा का नाम था कर्ज, चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये उसके नाम हुआ करते थे। ठीक है, अब बेसिकली सक्सेसर ऑफ अशोका जो थे उनका साथ यहीं तक था, उनका समय यहीं तक था। सक्सेसर की बात करते हैं तो कुणाल आते हैं, दशरथ आते हैं। दशरथ जो थे इन्होंने भी आजीवकों के लिए बहुत काम करा। संप्रति आते हैं और फाइनली लास्ट रहता है बृहदत्त। फाइनली लास्ट कौन रहते हैं? बृहदत्त रहते हैं। बृहदत्त को कौन क्या करता है? उन्हीं के एक मात्य रहते हैं, क्या? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं? बृहदत्त की हत्या कर देते हैं और अपने नाम से क्या चलाते हैं? शुंग डायनेस्टी चलाते हैं। तो बेसिकली ये था आपके बारे में, अशोक के बारे में ये था। आइए एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं अशोक के बारे में। ठीक है भाई, नाम हमको देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अशोक नाम देखने को मिलता है, जो कि हमको मक्सी में देखने को मिलता है। देव नाम प्रिय गुर्जरा में देखने को मिलता है। राजा अशोक निठूर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक मौर्य जो है हमको रुद्रदामन का जूनागढ़ एडिक्ट है, वहां हमको देखने को मिलता है। और अशोक वर्धन फाइनली पुराण में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अशोक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्ली लाइफ सबसे पहले ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि अशोक राजा बनने से पहले कहां के गवर्नर हुआ करते थे? तो वो कहां के होते थे? आपके अवंती के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके बच्चों का नाम क्या थे? तो एक तो नाम हमें मिलता है क्या? महेंद्र, क्या मिलता है? संघमित्रा मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं हमको श्रीलंकन टेक्स्ट में भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो उपगुप्त के बारे में क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई इनको बुद्धिज्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त ने दी। ठीक है, श्रीलंका में किसको भेजा? तो अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भेजा। ठीक है, चलो खेता विक्ट्री की बात करते हैं। सबसे एक देखिए, इनके क्या कहते हैं, 2 ही वॉर लड़े, कलिंग वॉर लड़ा और खेता कश्मीर या कश्मीर वॉर लड़ा। ठीक है, और भी इन्होंने कोई भी वॉर नहीं लड़ा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है 8वें साल ऑफ कोरोनेशन में। ये तो एटलीस्ट पूरी की पूरी टेबल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है भाई, आज राजुक के बारे में बात करते हैं, राजुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धम्म महामात्य भी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो 14th ईयर में था। चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट रहती है और प्राकृत लैंग्वेज रहती है, जो कि आम बोलचाल की भाषा है। को हमको कहाँ देखने, एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलता है? तो कांधार अफगान में, जहां पे शारेकूना नाम की एक स्क्रिप्ट है, जो कि बेसिकली ग्रीक आर्माइक स्क्रिप्ट है, वो यूज करी गई है। और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो खरोष्टी यहाँ पे यूज करी गई है। कहाँ से मिलती है खरोष्टी? तो शाहनवाजगढ़ी और मनसेहरा से हमको मिलती है। तो ये एक्सेप्शन है किसके? आपके इंस्क्रिप्शन के। स्मॉलेस्ट कौन सा है? रूपनदेही इंस्क्रिप्शन है या रुमनदेही इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, और यहीं से हमको क्या मिलता है? बर्थ ऑफ बुद्धा का एविडेंस मिलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, धम्म पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सेवेंथ का इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ये आपके सीधे सीधे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ उससे इंपॉर्टेंट है। मेजर एडिक्ट्स में से या मेजर इंस्क्रिप्शन में से अशोक का सबसे कौन सा लंबा इंस्क्रिप्शन है, तो भैया वो कौन सा, सेवेंथ वाला है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महात्मा किस में बोला गया है, तो फिफ्थ में बोला गया है। धम्म पॉलिसी के बारे में कहां बात करी गई है, तो कहां बात करी है, चौथे में बात करी है। ऐसे करके जो है बेसिकली आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पे बात करते हैं तो हम यहां पे बात करते हैं कलिंग वॉर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और सुप्रीम एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिलर एडिक्ट के बारे में बात करते थे। पूरे के पूरे पिलर एडिक्ट जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन था, किसने कहां लेकर गया, ओरिजिनली कहां था, खास करके ये दिल्ली टोपर और दिल्ली मेरठ जो है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको एक ही शासक जिसने है रीलोकेट करा था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के नाम से भी ये पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से दो जो है पिलर एडिक्ट्स जो है उसको रीलोकेट करा या कहां रीलोकेट करा। तो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर दिल्ली टोपर और दिल्ली मेरठ जो है। ठीक है, चलिए भरुआ, यहाँ पे क्या अरोरा इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म जो था वो एक बहुत बड़ा स्टेप होता था किसके लाइफ में, आपके अशोक की लाइफ में। ठीक है भाई, जैसे ही अशोक ने क्या करा, बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा, तो उसकी पहले हुआ करती थी बहरी घोष एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हुआ करती थी, मतलब बाय कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन एंड आर्मी रूल। ठीक है, और उसी को फिर उन्होंने क्या करा, अपनी पॉलिसी को, बहरी घोष की पॉलिसी को चेंज करते हुए क्या करा, धम्म घोष में लेकर आए। किस में लेकर आए, धम्म घोष में लेकर आए, यानी कि अब मैं जो रूल करूंगा वो धम्म के बेसिस पे करूंगा या धर्म के बेसिस पे करूंगा, रादर देन यूजिंग फोर्स। ठीक है, चलिए ऑफ कोर्स ये फाइनल आपके सक्सेसर हो गए जहां में बृहदत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली वीडियो में हम बात करने वाले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम देखेंगे कि ऐसा क्या था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि इतना बड़ा साम्राज्य ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही जगह से एडमिनिस्टर करा जा सकता था, या एक ही जगह से क्या था, ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करा जा सका था। तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो बिल्कुल करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।